दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW.Fund में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लूसेंट का पहला चैप्टर। लूसेंट जो है हमारे उसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी को आज हम शुरू कर रहे हैं। और इंडियन पॉलिटी में शुरुआत से हम सारी चीजों को कवर करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। ओके, तो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में संवैधानिक विकास किस तरीके से देखने मिलता है उसकी बात करेंगे। ओके, ये कई पार्ट्स में मैंने ये कोशिश करी है कि कई पार्ट्स में बनाने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सारी चीजों को हम कवर कर सके। इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में रखूंगा, लॉन्ग वीडियो ना हो ज्यादा। इसलिए मैं इसे लगभग कुछ नहीं तो 10 वीडियो लगभग बनेंगी इसकी इंडियन पॉलिटी की। ओके, तो उसमें हम सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, आपको पता है सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। जब प्लासी की लड़ाई हुई 1757 ईस्वी में। कब प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ओके, और उसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764। ओके, तो ये दोनों लड़ाई जीत ली गई और अंग्रेजों के द्वारा सीधे सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्टली सीधे तौर पर अंग्रेजों का शासन भारत में कायम हो गया। कब? प्लासी की लड़ाई के बाद, जिसमें सिराजुद्दौला को हराया था, और बक्सर का युद्ध लड़ा उसके बाद में 1764 में। तो दोनों युद्ध जीत लिए। दोनों युद्ध जीतने के बाद उनका शासन पूरी तरीके से भारत पर स्थापित हो गया। उसके बाद में उनके द्वारा कई अधिनियम आए, कई एक्ट आए, जिससे कि भारत में संवैधानिक विकास देखने मिलता है। सबसे पहला एक्ट देखने मिलता है हमको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। अब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या था? तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये पता है। और रेगुलेटिंग एक्ट को पहला एक एक्ट था जिसके माध्यम से संवैधानिक विकास भारत में हमारे को देखने मिलता है। यह एक्ट ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में बने थे। उस समय प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके अध्यक्षता में ये कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित था। और इस एक्ट के तहत अनेक प्रावधान किए गए थे जिसके हम अभी बात करेंगे। सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर इंग्लैंड का संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया सीधा डायरेक्टली। ओके, बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियां दे दी गई, बंगाल, बंबई और मद्रास। कौन कौन सी? बंगाल, बंबई, मद्रास। ओके, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये तीनों रेजिडेंसियां दे दी गई। और इसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को इसका गवर्नर बनाया गया था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इनको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले कौन थे? पहले गवर्नर कौन थे? गवर्नर बात करें तो जो थे वो गवर्नर, ये तो हो गए गवर्नर जनरल। ओके, और इनसे पहले थे गवर्नर सिर्फ, जो थे रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर जनरल नहीं थे, सिर्फ गवर्नर थे। और गवर्नर जनरल कौन बने थे? जो हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में आगे बात करें तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और उसके मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वो बने थे कौन? सर एलिजा इम्पे। कौन? सर एलिजा इम्पे जो है उसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, सर एलिजा इम्पे। ओके, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके साथ में 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। 3 न्यायाधीश कौन कौन से थे? लेमेस्टर, चैम्बर्स, हाइड। लेमेस्टर, चैम्बर्स, हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए थे और सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो ये कुछ प्रावधान थे जो रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान थे 1773 ईस्वी वाले के। उसके बाद में नेक्स्ट जो एक्ट आया वो आया सेटलमेंट एक्ट 1781। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसे कहते हैं हम। इस एक्ट के द्वारा जो भी 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां थी उन खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया, जो भी कमियां रह गई थी। और कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का आदेश दे दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का आदेश दे दिया गया था। किसको? जो हमारे को देखने को मिलती है, जो वो कलकत्ता की सरकार को, जो कलकत्ता से गवर्नमेंट चल रही थी उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। उसके बाद बंगाल न्यायालय अधिनियम जो 1781 था वो आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिकार क्षेत्र शक्ति को स्पष्ट किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे देश में मिलता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट द यंगर के शासनकाल में भारत में लागू हुआ था ये। और इस अधिनियम के द्वारा दोहरा प्रशासन स्थापित हुआ। कौन सा? दोहरा प्रशासन। ओके, दोहरा प्रशासन जो है इस एक्ट के द्वारा शुरू किया गया।
इसमें क्या था, एक राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, तो पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो इस तरीके दोहरा प्रशासन स्थापित किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी। ओके, कौन सा? चार्टर अधिनियम 1793। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पार्षद जो सदस्य थे और कर्मचारियों को भारतीय राजकोष से वेतन आदि नगद सुविधाएं नियमित तौर पर देने की व्यवस्था हुई। ओके, भारतीय जो अधिकारी थे उनको जो वेतन देने की व्यवस्था जो शुरू हुई वो किसके द्वारा हुई थी? वो कर्मचारियों को भारतीय राजकोष से वेतन देने की सुविधा इसी एक्ट के थ्रू हुई थी। किस एक्ट के थ्रू? वो एक्ट था 1793 का एक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी का। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो भी विशेषाधिकार को आने वाले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था, वर्षों के लिए। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी के विशेषाधिकारों को। इसके अलावा कंपनी को भारत में प्राप्त जो एकाधिकार था, मोनोपोली जो थी, वो समाप्त कर दी गई। दूसरी जो कंपनियां थी उनको भी ये अधिकार दे दिया गया कि आप आके कंपनी लगा सकते हो अपनी। इसके अलावा चीन व कुछ पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने का अब कंपनी को 20 वर्षों के लिए एक अधिकार दिया गया। ओके, इसके अलावा इंग्लैंड के जो प्राय सभी जो भी व्यापारियों के लिए कुछ बंदिशें थी दूसरी कंपनियों के लिए, वो खोल दी गई। कोई भी आके कंपनी लगा सकता था। भारत में कंपनी के खर्चे से एक चर्च बनवाया गया और साथ ही साथ ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार के लिए विशेष सुविधाएं भी दी गई। तो ये सारी चीजें जो थी वो क्या क्या 20 वर्षों के लिए एकाधिकार जो था उसे बढ़ा देना और मोनोपोली को खत्म कर देना। दूसरी जो कंपनियां थी उनको भी अनुमति देना, बंदिशें जो थी वो खत्म करना, चर्च बनवाना, ईसाई धर्म प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। तो ये इस एक्ट के थ्रू हुआ था। किस एक्ट के थ्रू? 1813 के एक्ट के थ्रू। ओके, उसका ये हमने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। ओके, ये एक्ट हो गए। उसके बाद बात करें चार्टर अधिनियम 1833। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में सबसे पहले बात करें एक विधि आयोग की स्थापना हुई थी। कब? विधि आयोग। विधि आयोग बनाया गया मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग बनाया गया और कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो भी कंपनी का व्यापारिक अधिकार था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जो पद था उसको शक्तिशाली बनाया गया और अब बंगाल के गवर्नर को क्या पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या? जो बंगाल का सिर्फ गवर्नर जनरल हुआ करता था पहले, उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो है नाम दे दिया गया। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बने कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और उन्हीं के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा आपको पता है कि जो अगर किसी का पति मर जाता था उसके साथ में पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रथा का अंत जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा सिफारिश की गई थी और उसके बाद जो है ये ऐसी एक घिनौनी जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। ओके, उसके बाद में इसी एक्ट के तहत इन्हें बनाया गया था और उसके बाद में देखा जाए भारत की सरकार उसकी परिषद को भारतीय परिषद की संज्ञा दे दी गई। बहुत सी चीजें इसके तहत हुई थी। दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, कानून के खिलाफ है दास प्रथा। 1843 में दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा बात करें इस एक्ट में और क्या था, तो शिशु बालिका हत्या और नरबलि प्रथा पर भी रोक लगा दी गई थी, प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो देखने मिलता है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीय नागरिक सेवा हेतु जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनकी जो शुरुआत की गई थी वो इसी एक्ट के तहत की गई थी 1853 के एक्ट के थ्रू। इसी के साथ इस अधिनियम द्वारा सेवाओं में नामजदगी की परंपरा को समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को एक तरह प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चुनकर मेधावी भारतीयों के लिए खोला गया। और 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई इसी एक्ट के तहत 1853 में। भारत में प्रथम रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ जिसमें बंबई, कलकत्ता, मद्रास 3 हाई कोर्ट बने उसी समय 1862 में। फिर इसी के तहत ओके 1853 के एक्ट के तहत ही बने थे। कौन से? बंबई, कलकत्ता, मद्रास तीनों हाई कोर्ट। और 1856 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और इस तरीके से ये एक्ट हमारे को देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट 1858 का चार्टर अधिनियम। 1858 का चार्टर अधिनियम क्या था? इसमें 1857 में भारत में जो भी सैनिक विद्रोह के तत्काल मतलब 1857 का आपको पता है 1857 का रिवोल्ट, उसमें तत्काल बाद इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी से छीनकर जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। रानी के हाथ में शासन आ गया था, जो एलिजाबेथ रानी थी उनके हाथ में शासन चला गया।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे दोहरे प्रशासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, जो यहाँ पे शुरू हुए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो इसमें 1784 के एक्ट में उन्हें आप समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1858 के एक्ट के तहत। ओके, इसके अलावा हम बात करें जो हमारे देखने को मिलता है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की गई और भारत का राज्य सचिव ये घोषित किया गया, ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी वो घोषित की गई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे और पहले वायसराय बनाए गए जो वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वायसराय बने और अंतिम गवर्नर जनरल भारत के बने। उसके बाद बात करें 1861 का भारत शासन अधिनियम। 1861 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें बहुत सी चीजें की गई थी, जैसे कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई कैनिंग के द्वारा, गवर्नर जनरल को प्रथम बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और विधान परिषद की स्थापना करने हेतु शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद को विस्तृत किया गया। तो ये सारे प्रावधान जो थे वो हमारे को देखने मिलता है 1861 के भारत शासन अधिनियम के। उसके बाद में देखने मिलता है हमारे को 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1909 1909 का भारत शासन अधिनियम देखने मिलता है। 1909 का वो जो भारत शासन अधिनियम था उसे किस नाम से जानते हैं? पहले आपको ये पता होना चाहिए, मिंटो मार्ले सुधार। ओके, जो उस समय पर हमारे देखने को मिलते हैं लॉर्ड मिंटो, जो जिन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, वो उनके द्वारा एक तरह निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई, पृथक निर्वाचक मंडल की, और उन्हें इसीलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। वो मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे उस समय पर, और मार्ले जो थे लॉर्ड मार्ले वो भारत के राज्य सचिव थे। ओके, राज्य सचिव जो थे वो मार्ले थे और मिंटो जो थे वो हमारे को देखने मिलता है वायसराय थे। तो और इसी के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वायसराय कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारी जो परिषद थी उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय इसी एक्ट के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। और फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा वो कामयाब होती दिख रही थी इसके तहत, क्योंकि उनके द्वारा पृथक निर्वाचिका की शुरुआत कर दी गई थी। और भारत में उसके बाद में बात करें 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि हमारे को पता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसलिए कहते हैं, मॉन्टेग्यू जो थे वो उस समय पर राज्य सचिव थे और वो गवर्नर जनरल थे, मतलब वायसराय थे। उसके इसके तहत बहुत से सुधार हुए थे, जो 1909 में कमियां रह गई थी उनको दूर किया गया। साथ ही साथ 1926 में इसी एक्ट के तहत यूपीएससी की स्थापना हुई, संघ लोक सेवा आयोग, ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1926 और ली आयोग की सिफारिश पर। कब? 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर यूपीएससी की स्थापना हुई थी। ओके, इसी एक्ट के तहत। इसके अलावा द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई जिसमें दो भागों, और इसका फादर किसे कहा जाता है? लियोनिस कार्टियस। लियोनिस कार्टियस को द्वैध शासन प्रणाली का फादर कहा जाता है। इसके तहत जो है प्रांतीय विषयों को तो अलग भागों में बांटा गया और केंद्रीय विषयों को अलग भागों में। तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दो भागों में रखा गया था विषयों को। उसके बाद में इसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा, जैसे आज राज्यसभा लोकसभा होता है ऐसे उस समय पर केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद होती थी। राज्य परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 60 थी और जो 144 सदस्य थे वो केंद्रीय विधानसभा में थे। राज्य परिषद का समयकाल 5 साल था और उसका 3 साल था। तो हमारे को इस तरीके से देखने को मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारे को देखने को मिलता है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। सबसे ज्यादा प्रावधान जो लिए गए भारतीय संविधान में वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। और जब भारत का संविधान नहीं बना था तो भारत की शासन व्यवस्था को इसी अधिनियम के तहत चलाया जा रहा था। जब तक 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी अनेक विशेषताएं थी। उसमें 321 अनुच्छेद थे। कितने? 321 अनुच्छेद, आर्टिकल जो देखने मिलते हैं हमारे को 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी टोटल हमारे को देखने मिलती है। इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार एक तरह से भारत में एक संघीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया था और भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया इसके तहत। और जो भारत में जो म्यांमार था भारत से पृथक कर दिया गया 1937 में। म्यांमार जिसे बर्मा कहते थे वो भारत से अलग हो गया। इसके अलावा ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई, द्वैध शासन का अंत कर दिया गया और इस अधिनियम द्वारा देश की मुद्रा साख पर नियंत्रण हेतु आरबीआई की स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना इसी के तहत हुई थी। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1 अप्रैल 1935 को स्थापना करी गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था।
ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसमें विधायी शक्तियों का वितरण किया गया, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। जैसे आज के टाइम पे ये होती है संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऐसे उस समय परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया था। उसके बाद में हम देखते हैं अखिल भारतीय संघ बनाने की भी कोशिश की गई थी उस समय पर। ओके, और फिर लास्ट में हम देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम जो आया भारत का, वो क्या था? तो उसमें 4 जुलाई 1947 को ये अधिनियम ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया। 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति मिली थी पूरी तरीके से और ब्रिटिश संसद में। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने, 2 राष्ट्रों का निर्माण हुआ। संविधान सभा को सत्ता का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। ओके, और राष्ट्रों में एक एक करके गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए और संवैधानिक जनरल घोषित किए गए और भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। संविधान द्वारा जो भी बनाया जाएगा उसके द्वारा ही शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। तो ये सारी बातें जो है इसके अंतर्गत रखी गई थी। भारत शासन अधिनियम जो आया था स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ओके, तो ये है पहला पार्ट भारतीय राज्य व्यवस्था का। ओके, इंडियन पॉलिटी का। ऐसे ही जो अन्य पार्ट है वो सारे आएंगे। मैं इसे लगभग 10 वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। 10 वीडियो आएंगी इंडियन पॉलिटी, उसमें आपकी पूरी कवर हो जाएगी। मैं लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बना रहा ताकि, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग वीडियो में फिर वो बोरिंग सा फील होता है, इसलिए। तो आप ये देख सकते हो, इससे आपकी लेकिन एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं कहीं से भी, अगर आप सही तरीके से देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो बाकी स्टूडेंट के साथ भी, बाकी जो भी एस्पिरेंट है उनके साथ भी, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी। इंडियन पॉलिटी सेक्शन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा पूरा। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।